गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपना जो लेसन है वो हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है। लेसन जो है इसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य व अर्थव्यवस्थाएं, 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। मतलब ये जो काल है ये लगभग 1200 वर्षों का काल है। ये जो काल है ये अनेक प्रकार के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तनों का गवाह है। इस काल में पूरे उत्तर भारत में अनेक प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले, जिसके कारण इस काल का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस काल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि इस काल में जो जैन और बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई, इन ग्रंथों में अलग अलग 16 महाजनपदों का जिक्र आता है। इन महाजनपदों के बारे में अनेक प्रकार की जो इनकी विशेषताएं थी, इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं थी और इसके साथ साथ इनकी कर व्यवस्थाएं, नगरीकरण, सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं के बारे में भी इन बौद्ध और जैन ग्रंथों में विस्तार से जानकारी मिलती है। सबसे पहले हम जनपद क्या होता था। जन का मतलब होता है कबीला, जहाँ पर कोई कबीला सबसे पहले आकर बसता था या अपने नगर या गांव की स्थापना करता था और वहाँ एक प्रकार की शासन व्यवस्था क्रिएट करता था, उसको जनपद कहा जाता था। बाद में इन जनपदों ने इनका आकार बढ़ना शुरू हुआ और कुछ जो जनपद थे वो लगातार शक्तिशाली होते चले गए, जिनको बाद में महाजनपद के नाम से जाना गया। इन महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 है। और ये जो प्रश्न है ये अक्सर पूछा जाता है, जो एमसीक्यू होते हैं, कि महाजनपदों की संख्या कितनी थी। महाजनपदों की जो संख्या है वो 16 थी। हालांकि जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में इन महाजनपदों के जो नाम हैं वो अलग अलग रूप से वर्णित किए गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ जो बड़े महाजनपद थे वो नेम, दोनों के नाम समान रूप से दोनों ग्रंथों में पाए जाते हैं। इन 16 महाजनपदों में मुख्य रूप से मगध, कोसल, वज्जी, अवंती, पांचाल, गांधार आदि प्रमुख थे। इन महाजनपदों में जो मगध था वो बाद में हमने देखा कि सबसे प्रमुख महाजनपद के रूप में उभरा। अब इन महाजनपदों की विशेषताएं क्या थी या अभिलक्षण क्या था, अक्सर ये पूछा जाता है जब भी हिस्ट्री का पेपर होता है कि महाजनपदों के अभिलक्षणों की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। और जो बच्चे हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिलक्षण क्या होते हैं। अभिलक्षण और विशेषता में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। अभिलक्षण मीन्स विशेषताएं, कि इन महाजनपदों की मुख्य विशेषताएं क्या थी। सबसे पहली जो इनकी विशेषता थी वो थी राजा। प्रत्येक महाजनपद का एक राजा हुआ करता था और राजा को महाजनपद के अंदर सबसे विशेष स्थान प्राप्त होता था। उसके मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द कानून के समान होता था। राज्य के सर्वोच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना, कर व्यवस्था को निर्धारित करना, सेना की व्यवस्था करना, राज्य की सुरक्षा करना और अपराधियों को दंडित करने का जो काम है वो राजा करता था। और राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, लेकिन राजा बाध्य नहीं था कि वो मंत्री परिषद के द्वारा कोई भी जो सुझाव दिए गए थे उनको माने या ना माने, ये राजा के खुद के विवेक पर निर्भर करता था। उसके बाद जो इन महाजनपदों की दूसरी विशेषता या अभिलक्षण थी वो थी राजधानी। प्रत्येक जो 16 महाजनपदों का जिनका वर्णन हमें जैन और बौद्ध धर्म ग्रंथों में मिलता है, इन सभी धर्म ग्रंथों में इन महाजनपदों की राजधानियों के बारे में विशेष रूप से वर्णन किया गया है कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जो राजधानी होती थी इसमें राजा अपने मंत्री परिषद और राज्य के प्रमुख अधिकारियों के साथ प्रशासनिक व्यवस्था को संभालता था। इसके साथ साथ जो राजधानी थी वो सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण होती थी
अक्सर जो राजधानी होती थी वो किले बंद होती थी। कहने का मतलब है उसके चारों तरफ किले, एक ऊंची मोटी दीवार बनाई जाती थी ताकि पड़ोस के राजाओं के द्वारा जो अक्सर हमले किए जाते थे, आक्रमण किए जाते थे, उनसे सुरक्षा की जा सके। उसके बाद इनकी जो तीसरी विशेषता या अभिलक्षण है वो है कि इस काल में ब्राह्मणों ने अनेक धर्मशास्त्रों की रचना की। इन धर्मशास्त्रों के माध्यम से जो सामाजिक व्यवस्था थी उसको निर्धारित करने का प्रयास किया गया दोबारा से उत्तरवैदिक काल के बाद। इन धर्मशास्त्रों में अनेक प्रकार के नियम, सिद्धांत, रीति रिवाज प्रचलित किए गए। प्रत्येक समाज के अलग अलग वर्ग को इन नियमों, सिद्धांतों को मानना पड़ता था। राजा के लिए अलग कर्तव्य होते थे, किसान के लिए अलग, व्यापारियों के लिए अलग। तो कहीं ना कहीं एक सामाजिक व्यवस्था को एक अलग रूप देने का प्रयास इस काल में किया गया। ये भी इस काल की एक प्रमुख विशेषता है। उसके बाद इसकी चौथा अभिलक्षण है कर तथा भेंट। इस काल में जो महाजनपद था, क्योंकि महाजनपद काफ़ी विस्तृत हो चुके थे, इन महाजनपदों के शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अक्सर अधिकारियों की भर्ती की जाती थी। बड़ी संख्या में सेना की ज़रूरत थी, सुरक्षा उपायों की ज़रूरत थी। तो राजाओं ने जनता के ऊपर, मुख्य रूप से किसानों के ऊपर टैक्स लगाना आरंभ कर दिया, जिसको हम कर कहते हैं। इसके अलावा इस काल में जो विदेशी यात्री आते थे या बाहर से आने वाले जो व्यापारी लोग होते थे, वो विशेष अवसर पर राजधानी में उपस्थित होकर राजा को अक्सर भेंट देते थे, जिससे कहीं न कहीं राज्य की आय में वृद्धि हुई। और इस बढ़ी हुई आय के माध्यम से, संसाधनों के माध्यम से राज्य अपनी सेना तथा राज्य विस्तार के ऊपर ध्यान दे सकते थे। उसके बाद है अक्सर इन महाजनपदों में, मैंने आपको बताया कि कुछ महाजनपद लगातार शक्तिशाली होते चले गए। उन लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं थी वो लगातार बढ़ती चली गई। बाद में अनेक महाजनपदों ने अपने कमज़ोर या छोटे जो महाजनपद राज्य आस पड़ोस में थे उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए। इसके दो मुख्य उद्देश्य होते थे, या तो वो वहाँ से धन दौलत लूटना चाहते थे, धन प्राप्त करना चाहते थे, या अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। इस कारण जो महाजनपद थे ये अक्सर अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर हमले करने इन्होंने शुरू कर दिए। यही कारण था कि अक्सर जो राजधानियां थी वो किलेबंद की जाती थी। उसके बाद महाजनपदों की छठी विशेषता है स्थायी सेना। इससे पहले जैसे हमने देखा, पिछली साल आपने देखा था यूरोप के अंदर सामंतवादी व्यवस्था के बारे में देखा था कि राजा के पास खुद की कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। अक्सर जो राजा होता था वो सरदार, मुखियाओं या जिनको हम सामंत कहते थे उनके ऊपर निर्भर होता था। और जब कभी भी राजा को आवश्यकता होती थी, ये सामंत या सरदार अपनी सैनिकों के साथ राज्य की सेवा में उपस्थित हो जाते थे। लेकिन इस काल में अनेक ऐसे महाजनपद सामने आए जिन्होंने अपनी सेना को स्थायी रूप देना आरंभ कर दिया। इनमें से सबसे प्रमुख जो महाजनपद था वो था मगध। क्योंकि मगध जो था, इसके राजाओं की जो महत्वाकांक्षा थी, इच्छा थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। ये अपने राज्य का विस्तार करना चाहते थे। तो इन शासकों ने एक स्थायी सेना का निर्माण करना शुरू कर दिया। ये थी अपनी महाजनपदों की विशेषताएं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो 16 महाजनपद थे, इन महाजनपदों में से कुछ महाजनपद शक्तिशाली होकर सामने उभरे। इनमें से जो प्रमुख महाजनपद था, जिसने बाद में जाकर भारत की राजनीतिक, सामाजिक जो परिपाटी थी उसको पूरी तरह से प्रभावित किया, वो था मगध। जो मगध था, इसके उत्थान का जो प्रमुख चरण था वो 4वीं शताब्दी में शुरू हुआ। 4वीं शताब्दी में जो मगध था वो लगातार शक्तिशाली होता चला गया और बाद में इसने
अनेक जो आस पड़ोस के महाजनपद थे उनके ऊपर हमले करने शुरू कर दिए, वो उनको हराकर अपनी सीमाओं का विस्तार करना शुरू कर दिया। अब जो मगध का उत्थान क्यों हुआ, इसके लिए अनेक कारण जिम्मेवार थे। सबसे पहला जो प्रमुख कारण था मगध के उत्थान का, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मगध के एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्थान होने के क्या कारण थे, उनका वर्णन कीजिए। तो इसका सबसे पहले कारण था उपजाऊ प्रदेश। जो मगध था, वर्तमान में ये स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या बंगाल का कुछ भाग, ये भाग हुआ करता जिसको मगध के नाम से जाना जाता था। ये भाग काफ़ी समतल था, उपजाऊ था, पानी की यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं थी। नदियों के द्वारा जो लगातार मिट्टी बहाकर लाई जाती थी, उससे यहाँ एक उपजाऊ मिट्टी का निर्माण होता था, एक उपजाऊ परत का निर्माण होता था, जिसके कारण जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पादित होती थी। और इन फसलों के उत्पादन से बाद में राज्य के कर में जो कर टैक्स कलेक्शन होती थी वो उसमें वृद्धि हुई, राज्य की आय में वृद्धि हुई। अब राजा अपनी सेना के ऊपर, प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर, किलेबंदी के ऊपर ज़्यादा खर्च कर सकते थे। तो इस क्षेत्र का उपजाऊ होना भी मगध साम्राज्य के शक्तिशाली राज्य के रूप में उत्थान के लिए प्रमुख कारण उत्तरदायी था। उसके बाद मगध के उत्थान का जो दूसरा प्रमुख कारण था वो था लोहे के भंडार। जो मगध था, इस प्रदेश में लोहे और खनिज पदार्थों के अपार मात्रा में भंडार विद्यमान थे। इन भंडारों में मुख्य रूप से जैसे कि हम देखते हैं कि भारत में अधिकतर जो खनिज पदार्थ हैं वो छोटा नागपुर के पठार में पाए जाते हैं। ये जो भाग है ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार का कुछ भाग, बंगाल यहाँ आता है। तो इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर लोहा निकाला जाता था। और ये जो काल था 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक, इस काल की प्रमुख विशेषता ये भी है कि इस काल में लोहे के उपयोग का महत्व लगातार बढ़ता चला गया। चाहे वो कृषि के उपकरणों के रूप में, हल की नोक के लिए, या फिर हथियारों के लिए, लड़ाई जो लड़ी जाती थी सैनिकों के द्वारा, लोहे से बड़ी मात्रा में औजार, हथियार बनाए जाते थे। इस क्षेत्र में लोहे के अपार भंडार थे, जिसके कारण इन राजाओं ने लगातार लोहे से अपार मात्रा में उपकरण, हथियार बनाए। और इन हथियारों के दम पर उन्होंने अपने आस पड़ोस के राज्यों को विजित किया। तो लोहे के विशाल भंडार होने का फायदा भी मगध को मिला। उसके बाद मगध के शक्तिशाली राज्य के उत्थान के लिए जो तीसरा महत्वपूर्ण कारण उत्तरदायी था वो था इस क्षेत्र में बड़े मात्रा में हाथियों का मिलना। क्योंकि इस काल में जो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, या झारखंड है, बिहार के कुछ भाग हैं, बंगाल है, इस क्षेत्र के जंगलों में बड़ी मात्रा में हाथी पाए जाते थे। बाद में इन हाथियों को आदिवासियों के द्वारा पकड़ा जाता था और इन हाथियों का प्रयोग युद्ध के मैदान में होना आरंभ हो गया। जैसे कि हमें पता है कि मगध का जो शासक था उसके पास लगभग जो उसकी टोटल सेना थी, उस सेना में 60,000 हाथी थे। ये जो हाथी होते थे ये विशालकाय होने के साथ साथ ये युद्ध भूमि में सामने जो सेना होती थी उसको बिल्कुल तहस नहस कर देते थे, कुचल देते थे, जिसके कारण विजय प्राप्त करनी आसान हो जाती थी। तो इन लोगों के द्वारा जो युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया गया, इसके कारण भी जो मगध था वो शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ। उसके बाद मगध के उत्थान का जो चौथा प्रमुख कारण है वो है बिंबिसार तथा अजातशत्रु जैसे शक्तिशाली शासकों का जन्म। मगध के राज्य में अनेक ऐसे शक्तिशाली राजा हुए जिन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि, क्षमता, योग्यता के साथ अपने राज्य की समस्याओं का समाधान किया, अपने शत्रुओं का दमन किया, पड़ोसी राज्यों के ऊपर
विजय प्राप्त की, अपनी सीमाओं का विस्तार किया। इनमें प्रमुख जो भूमिका थी वो बिंबिसार और अजातशत्रु की थी। इन शासकों ने मगध की सीमाओं को विस्तृत करने में उल्लेखनीय योगदान दिया। तो शक्तिशाली शासकों का जन्म भी इस राज्य के उत्थान के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। उसके बाद मगध के उत्थान के लिए उसकी राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था भी एक प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। जो मगध था, इस महाजनपद की जो प्राथमिक राजधानी थी वो राजगृह, जिसको सामान्य तौर पर राजा का घर के नाम से हम कह सकते हैं यदि इसका संधि विच्छेद किया जाए। तो राजगृह जो थी इसकी प्राथमिक राजधानी, वो अच्छी प्रकार से किलेबंद थी। इस राजधानी को विजित करना या इसके ऊपर हमला करना आसान नहीं था। तो राजधानी भी इस राज्य के उत्थान में प्रमुख रूप से उत्तरदायी थी। इसके साथ साथ चौथी शताब्दी ईसा पूर्व मगध ने अपनी राजधानी राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया। जो पाटलिपुत्र था वो गंगा नदी के किनारे पर था, वर्तमान में जिसको हम पटना के नाम से जानते हैं। पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र ही था। ये जो नगर था ये क्योंकि नदियों के किनारे पर था, नदियां यहाँ पर आकर अनेक जो नदियां थी वो मिलती थी। तो बाद में मगध के जो शासक थे उन्होंने इन नदियों का प्रयोग एक प्रकार से सुपर हाईवे महामार्गों के रूप में किया। बाद में जो मगध के शासक थे उन्होंने गंगा नदी के माध्यम से उत्तर भारत के अनेक नगरों तक पहुंच बनाई। उन्होंने अपनी सेना को भेजने के लिए, व्यापार को विस्तारित करने के लिए इन नदियों का प्रयोग किया। तो जो राजधानियों का भौगोलिक महत्व था वो भी मगध की उत्थान के लिए, उसकी आर्थिक समृद्धि के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी था। आज जो अपना प्रमुख रूप से दो ही प्रश्न आपके लिए है बच्चे। पहला प्रश्न जो था वो था कि महाजनपद किसे कहते हैं। महा का मतलब होता है विस्तार, बड़ा, विशाल। जनपद का मतलब होता है जहाँ कोई राज्य स्थापित किया जाता है किसी कबीले के द्वारा। इस प्रकार महाजनपद, जैसे मैंने आपको बताया, इनकी संख्या 16 थी। सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद था वो मगध के रूप में उदित हुआ। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था अपना वो था कि महाजनपदों के प्रमुख अभिलक्षणों की चर्चा कीजिए। अभिलक्षण विशेषता मैंने आपको बताया कि कई बच्चे जो हैं जैसे ही प्रश्न पूछा जाता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभिलक्षण क्या होता है। अभिलक्षण मीन्स विशेषता ही होता है इसमें। तो इसकी जो विशेषताएं थी, राजा, राजधानी, धर्मशास्त्रों की रचना, कर, भेंट, पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण, स्थायी सेना। और जो नेक्स्ट अपना प्रश्न था वो था मगध के उत्थान के लिए प्रमुख कारण कौन से उत्तरदायी थे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उदित हुआ। इसके प्रमुख कारण थे उपजाऊ प्रदेश, लोहे के भंडार, जंगलों में हाथियों का मिलना, बिंबिसार तथा अजातशत्रु जैसे महान शासकों का जन्म, और राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र का महत्व। तो आज के लिए आपका यही काम है। थैंक यू।